चलिए मिलकर के स्वागत कर लेते हैं पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर उत्पल चौधरी सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। अब सर आज मुझे बात करनी है मिडिल क्लास की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी हो इसके ऊपर, क्योंकि मैं बहुत सुन चुकी हूँ आपकी नॉलेज के बारे में भी और ये भी कि वो कितनी अलग होती है। मतलब बाकी एक्सपर्ट शायद अगर मुझे बताएं कि होम लोन कैसे लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए, क्या कार लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पर आपके बारे में मैंने सुना है कि आपकी राय हमेशा सबसे अलग होती है। तो वह अलग राय जानते हुए सबसे पहले मिडिल क्लास, मेरा ये मानना है कि उसके हाथ में पैसा इतना कम होता है सर कि वो क्या खर्च करे, क्या बचाए और उस बचाए हुए में से क्या निवेश करे, ये उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं आज हम शुरू में ही सेट कर लेते हैं कि 1 लाख रुपया सैलरी मेरे व्यूअर की है जो इस समय आपको देख रहा है, या आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो 50,000 25,000 आपकी जितनी भी सैलरी है, क्योंकि 1 लाख की कैलकुलेशन मुझे लगता है ईजी होती है, तो हम वैसे शुरुआत करते हैं। तो अगर लेट्स से किसी की सैलरी 1 लाख है आपकी होती, तो आप किस हिसाब से खर्च करते, सेव करते, निवेश करते? देखिए, पहला तो ये है कि आपको जो है ना, एक पैसे जो इन्वेस्टमेंट के लिए है उसको आपको निकाल कर रख लेना है। वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 10% कोशिश कीजिए। अगर लाख का है तो कम से कम 10,000 रुपया ज़रूर बचत कीजिए। अगर 20% करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरीका। लेकिन इसमें हम सबसे पहले ये बता देते हैं कि लाख तो आप देर से पहुँचेंगे वहाँ सैलरी पे। जब आप 25 साल के आसपास अमूमन आजकल लोग नौकरी ले लेते हैं, जो भी है आजकल जो इंजीनियर वगैरह बनते हैं जो भी है, तो आपको पहली सैलरी से आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर देनी है, थोड़ा थोड़ा, मतलब जो भी है। और पहली सैलरी में जैसे अगर 25 से 30 साल तक हैं तो आपको कोशिश करना है कि 20 से 30% बचाइए अपनी सैलरी का। 20% ये मान के चलिए आपको नौकरी हुई नहीं है, बेरोजगार हैं आप, और आप उसमें से बचाइए और उस पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट का तरीका ये होता है कि आप जो है म्यूचुअल फंड लीजिए या ईटीएफ लीजिए। वैसे म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ईटीएफ में एक रिटर्न जो होता है एक फिक्स होता है, जो भी है 15%, अगर 14% दिया अगर निफ्टी ने तो उतना ही आएगा। लेकिन ईटीएफ जो है अलग अलग फंड मैनेजर का अलग अलग होता है, वो आपको एक्सपर्ट बता देंगे। वैसे फ्लैक्सी अगर आपको एक भी लेना है तो एक फ्लैक्सी ले लिया आपने। फ्लैक्सी क्या होगा कि वो मिड कैप स्मॉल कैप सब कुछ अपना करता रहेगा, कोई भी फ्लैक्सी आप देख लीजिए। तो उस हिसाब से जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए पहले दिन से, जितना पैसा हो सके। तो और दूसरी बात कि उस समय आपको आईफोन नहीं खरीदना है ना, आपको गाड़ी नहीं खरीदनी है, ये सब चीज़ को भूल जाना आप है। यंगस्टर को बोल रहे हैं आईफोन नहीं खरीदना, गाड़ी ना नहीं ना खरीदनी? ना, बिल्कुल नहीं खरीदना है। तो क्योंकि आईफोन खरीदोगे आप तो आपका लाख रुपया चला गया उसमें, हाँ। वो फालतू हो गया आपका। मतलब आपको जो सैलरी मिल रही है, मान लीजिए सपोज कि आपको 30-35 हज़ार रुपये महीने की सैलरी मिल रही है, उसमें से आपको तो 3 महीने का सैलरी आईफोन ले गया जो है, और आपको टैक्स वैक्स कटने के बाद 4 महीने का सैलरी ले गया, तो आप 4 महीने गरीब हो गए, है ना। आप उस 4,000 को, आप उस 4 महीने का जादू जो है, और उसको आप पैसे को लगाते जाइए और उसको इन्वेस्ट करते जाइए और कोशिश कीजिए कि हर साल 10% बढ़ा दीजिए उस पैसे में से। जैसे कि मान लीजिए कि आपने सपोज कि 10,000 रुपया पर मंथ कर रहे हैं, तो आपको अगले साल से उसमें 10% बढ़ा देना है, यानी 11,000 रुपया करके करना है। वो बड़ा ज़बरदस्त का जादू हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए, अब उसका कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है कि 10,000 रुपये आपने किया और आपका ये 3 करोड़ के आसपास हुआ और आपने 10% बढ़ा दिया तो ये 6 करोड़ हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो वो चीज़ होता है। तो बिल्कुल नए बच्चों को शुरू कीजिए, इन्वेस्टमेंट जितना हो सके ज़्यादा कीजिए। उसके 30 के बाद शादी हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट स्वाभाविक से है घट जाता है आदमी का जो है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि 10% कम से कम आप इन्वेस्ट करते रहिए सैलरी के हिसाब से। 20% आइडियली कीजिए। उसके बाद से फिर ये एक दौर शुरू होता है, ये जो है 30 साल से लेकर 40 साल तक आदमी के पास पैसे वैसे बचते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, ये जाने लगते हैं वो, और उस तरीके से, और उस समय इंक्रीमेंट वगैरह भी उसी तरीके का रहता है आदमी को। उसके बाद कहानी 40 के बाद बदलने लगती है, तो वो एक्सपीरियंस हो जाता है, सैलरी बढ़ जाती है, थोड़ा सा जो है चीज़ें भी आ जाती है, में आ जाता हाँ, है, हाँ। और अपनी गाड़ी वाड़ी भी खरीद लेता है, EMI भी उसमें 30 के दौर में ही खरीदता है ना लोग। तो वो चीज़ है। इसमें एक चीज़ जो हम आपको कहना चाहेंगे, जो सबसे ज़्यादा आदमी को जो गरीब करता है, जो मिडिल क्लास जो धनी नहीं बन पाता है, उसमें कार जो है उस सबको उसको पीछे करता है। अब कार में क्या करता है कि वो जाके महंगी गाड़ी खरीद लेता है। कार में मेरा मानना है कि कार आपको खरीदना ही नहीं है जो है, बिल्कुल मत खरीदिए। आप ओला उबर से चलिए, तमाम जगह से चलिए।
और उसके बाद से आप उसको पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए, और अगर ख़रीदना भी है तो 35 साल के बाद खरीदिए गाड़ी, और जितना कम हो सके उतना खरीदिए। लेकिन लोग जाकर भाई गर्लफ्रेंड घुमानी है, गाड़ी नहीं खरीदेंगे कैसे होगा? और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेरे व्यूअर्स कमेंट्स करके बताएंगे कि शादी ना हो, अगर अगर अरेंज मैरिज भी है तो लड़की वाले पहले देखेंगे लड़के के पास गाड़ी है कि नहीं है। मेट्रो सिटी में स्पेशली आप रह रहे हैं तो गाड़ी नहीं है तो आधा मामला तो वहीं डाउन हो जाता है। हाँ, अब ये तो आपको देखना पड़ेगा, आपको लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, या आपको जो है 40-45 साल के बाद आपका बॉस अगर आपको बोले कि तुम ठीक से काम नहीं कर सकते तो उसके आंख में आंख डालकर बोलना है आपको, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है गाड़ी आपको बहुत पीछे लेकर जाता है, क्योंकि देखिए ये चीज़ मैं खुद भुगता हूँ। मैंने 2004 में जाकर गाड़ी खरीद ली मुंबई में, जो है 10,000 रुपये EMI से था। अब उस समय जो मकान था कोई मतलब नहीं था, मुंबई में गाड़ी चलाया ही नहीं, मैं ट्रेन से जाना होता था, ये चीज़ें होती थी। वो पैसा जो इन्वेस्ट था तो उसको मैं कैलकुलेट कर रहा था कि जिस मकान को मैं देख रहा था वो मकान जो है 5 से 6 करोड़ का हो गया, तो वो आपको पीछे ले गया। और क्या हुआ, उस चक्कर में जो है आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो आपको पीछे ढकेल देता है। तो गाड़ी जो है उसको कम खरीदना चाहिए, सस्ती गाड़ी खरीदना चाहिए, महंगी गाड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गाड़ी आपको किल कर देता है। उसका कैलकुलेशन मेरे पास इस वक्त है नहीं तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता कि वो किस तरीके से आपको कितना पीछे लेकर जाता है। तो ये चीज़ होता है, लेकिन ये नहीं कि आप फिर ज़िंदगी को मत जिए, ज़िंदगी को जीना चाहिए, खर्च भी करना चाहिए, सेविंग भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो समझिए। लेकिन अगर आप आउटिंग करते हैं तो कम करेंगे। एक है कि ज़िंदगी को जीना भी है और फिजूल खर्ची नहीं करना है। खर्च वो कीजिए जो आपको पसंद है, पड़ोसी के लिए खर्च मत कीजिए, पड़ोसी को गाड़ी दिखाने के लिए खर्च मत कीजिए। तो ये सब फैक्टर हैं। देखिए आदतें जो हैं वो आपको ठीक करता है। इन्वेस्टमेंट में आपको बस आदत चाहिए। अगर आपको आदत लग गई है शो ऑफ का, हाँ। तो फिर बड़ी मुश्किल होता है। तो शो ऑफ से आपको बचना पड़ेगा। एक तो ये है, तो आप 10% से शुरुआत कीजिए, 20% लेकर जाइए, और कोशिश कीजिए कि 30% लेकर जाइए। आपको मैं खुद के बारे में बताता हूँ, मैं 80% सेव करता था, इन्वेस्ट करता था। कब? सैलरी का। नहीं, ये किस दौर की बात थी? हम तो 20s, 30s, मैं 40s की जो है 70% सेव करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने अपने रिसोर्सेज बढ़ा लिए ना। जो रिसोर्सेज बढ़ गए तो सैलरी के साथ जो बाकी मेरे पास भी इंटेक आने लगा। हाँ। तो मैं 2010 से जो है 70% सेव करता था, इन्वेस्ट करता था। क्योंकि उसके पहले हाँ। मैंने बड़े जो है एक गाड़ी खरीद के गलती की थी, बाकी मैंने बड़ा जो है किफ़ायती जीवन जिया। तो उससे क्या हुआ कि वो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। 10 साल के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी होता है उसमें आपको रिफ्लेक्शन दिखने लगेगा। उसके बाद आप ज़िंदगी जिए, बहुत अच्छे से जी सकते हैं। पर किफ़ायती जीवन जीने के चक्कर में आजकल तो बड़ा ट्रेंड है ट्रैवल का। जिसकी कंडीशन है वो आपका डोमेस्टिक फ़्लाइट में सफ़र तय कर रहा है, और नहीं तो लोग लोन लेके इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में जा रहे हैं और अब्रॉड में जा कर के घूम रहे हैं। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ा रहा है। ये जो ट्रैवल का नया नया शौक़ सबके मन में बढ़ा है, तो ये जितने हमारे शौक़ हैं वो किफ़ायती जीवन में कैसे पूरे होंगे? हाँ, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। या तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के रील बनाने के लिए अगर आपको टूर करना है, हाँ। और दुनिया को दिखाना है कि मैं फलना जगह हूँ, आज इस होटल में रुका हुआ हूँ, तब तो सेव नहीं कर पाएंगे आप। सेविंग के लिए तो आपको त्याग करना पड़ेगा। जो मिडिल क्लास आदमी के लिए हम बोल रहे हैं, जो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं, जो पैसा बचाकर जो है धनी बनना चाहते हैं, हाँ। उसके लिए तो आपको शुरुआत में हाथ बांधने पड़ेंगे। बगैर हाथ बांधे हुए तो आप कर नहीं सकते, दोनों चीज़ तो कर नहीं सकते। अब आपको बता देते हैं कि वॉरेन बफे साहब के पास जो है एक गाड़ी थी 20 लाख रुपए की, सिर्फ जो है इंडियन करेंसी के हिसाब से, और वो गाड़ी 20 साल पुरानी हो गई थी। उसकी बेटी परेशान हो गई, वो बोली पापा ठीक नहीं लगता है कि लोग कहते हैं। तो वॉरेन बफे साहब गाड़ी खरीदे, और वो गाड़ी खरीदे 32 लाख रुपए की। वॉरेन बफे साहब तो कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक बात। जो 1955 से जिस घर पे रह रहे हैं उसी घर पे रह रहे हैं। चाहे तो 10,000 करोड़ का खरीद ले हवेली, लेकिन नहीं खरीदे, ऐसी कोई कमी नहीं है। तो चूंकि एक डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। अब आपको अजीम प्रेम जी का हम बताते हैं कि अजीम प्रेम जी जो है उसके पास हीरो होंडा सिटी गाड़ी थी, जो है होंडा सिविक या कुछ था, होंडा एकॉर्ड। और उसको उसके प्रेसिडेंट वगैरह ने बोला कि सर आप जो है आपको BMW खरीद लेना चाहिए, मर्सिडीज़ खरीद लेना चाहिए। तो उन्होंने एक मर्सिडीज़ लिया, और उसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे उसकी कंपनी के, उनसे 30 लाख रुपए में खरीदारी की। तो 30 लाख में उससे मर्सिडीज़ लिया। वो आदमी इकॉनमी क्लास में चलते हैं,
और अपने जीवन का ऐसा नहीं है, और अपने जीवन का जो है 60% उसने दान कर दिया लोगों के लिए। तो ये गाड़ी और ये चीज़ जो होता है वो कोई दिखावे का नहीं होता। एबीपी न्यूज़ के जो मालिक अरूप सरकार जी, इतने बड़े चैनल के, वो जब तक मैं वहाँ था वैगनार से चलते थे। तो गाड़ी आपका स्टेटस सिंबल हो ही नहीं सकता। गाड़ी आपको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने वाला साधन है, वो आपके लिए साधन है। बाकी अगर आपको दिखाना है तब तो वो अलग है। तो इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे जो सबसे बड़ा जो अहम चीज़ होता है कि आपका फिजूल खर्च करना है, आपको फिजूल खर्ची नहीं करना है, नंबर एक। दूसरा, एक जो फार्मूला कहा जाता है कि जिस चीज़ को आप 5 बार खरीद सकें उसी चीज़ को खरीदिए। अगर आप 30 लाख की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, अगर आप 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदने की हैसियत रखते हैं तो आप 30 लाख की गाड़ी खरीदिए, नहीं खरीदिए। या 6 लाख की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और 30 लाख की गाड़ी खरीदने का हैसियत है आप में, तो खरीदिए, नहीं तो मत खरीदिए, भैया। तो हम तो हैसियत से बढ़ के गाड़ी खरीदते हाँ, तो हैं। आप कभी नहीं पीछे रहेंगे। मिडिल क्लास इसलिए पीछे रहेगा, देखिए जो रिच माइंडसेट होता है, रिच माइंडसेट में कुछ नहीं रहता है, जो है वो इस तरह से सोचते भी नहीं। अच्छा, आप जिनको देख कर खरीद रहे हैं, मान लीजिए 100 करोड़ जिसका टर्नओवर है, 100 करोड़ की संपत्ति है, वो अगर एक मर्सिडीज खरीदा 1%, और यहाँ 10 करोड़ वाला जाकर मर्सिडीज खरीद लिया तो 10%। ठीक बात। तो ये माइंडसेट उसमें चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा काम करना है आपको, इन्वेस्टमेंट से पहले अपने माइंडसेट पे काम करना है, माइंडसेट के बाद इन्वेस्टमेंट को 10% रखिए और आप जो है शिफ्ट करते जाइए म्यूचुअल फंड पे। और जब आप 10 साल एक्सपीरियंस हो जाएं तो फिर आप अपने शेयर बाज़ार में आइए, पोर्टफोलियो बनाइए, फिर वो रहेगा। उस तरीके से होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे कोई बता रहा था, जो आपकी बात से मैच करती हुई है, कि एक बार धीरूभाई अंबानी इंडिया के बाहर जा रहे थे, अब्रॉड जा रहे थे, तो उनकी शर्ट पे आयरन भी किया हुआ नहीं था, पुरानी से उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी। तो किसी ने उनको बोला जाते समय कि सर आप कम से कम शर्ट पे आयरन कर लीजिए, ढंग के कपड़े पहन लीजिए। तो उन्होंने बोला सबको पता है मैं धीरूभाई अंबानी हूँ। प्लेन पे बैठे चले गए, फिर उतरे जिस देश में, वहाँ उनको फिर टोका कि भाई अब तो यहाँ तो देख लो, कम से कम शर्ट बदल लो, आयरन कर लो। तो उन्होंने यहाँ किसको पता है मैं धीरूभाई अंबानी हूँ। तो मतलब हमें हमारे हिसाब से ही रहना है, वो स्टाइलिश कपड़े और बहुत ज़्यादा पैसे इनके ऊपर खर्च नहीं करा। लेकिन पेंडेमिक के बाद हमने ये देखा है कि सबका माइंडसेट चेंज हुआ है सर, और हर कोई ये सोच रहा है कि पता नहीं कल हम होंगे भी कि नहीं होंगे। हम सेविंग अगर कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब तक हमारा शरीर साथ देगा या नहीं देगा। वो लाइन है ना कि सैर कर दुनिया की गालिब जिंदगानी, फिर कहा जिंदगानी कर रही तो फिर जवानी कहा। तो इस फलसफे पे जो लोग चल रहे हैं, क्या उनको आपकी बात समझा पाना, या वो आपको सुन रहे हैं तो आपकी बात समझ पाएंगे, ये आपको यकीन है? देखिए, समझाना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है, चूँकि आपको जो है, लेकिन आपको आगे का अगर सोचते हैं, आप मान लीजिए कि मसलन कि आप 50 साल के बाद आपके पास क्या पैसा रहेगा। हाँ। अगर आप अभी से नहीं सोचते हैं तो फिर गलती कर रहे हैं। आपको डे 1 से, जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन की, 1 साल एंजॉय कर लीजिए। 1 साल के बाद से आप आगे का 20 साल का सोचना शुरू कर दीजिए कि 20 साल के बाद मेरे पास जो है, हमें किस तरीके से बिल्कुल नौकरी से फ्री होना है, या नौकरी नहीं भी रहे तो हमें कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो अगर आपको अपनी आदतों को, देखिए मिडिल क्लास के साथ आपको त्याग करना पड़ेगा। रिच बनने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। देखिए, या तो आप जो है मेहनत कीजिए, आप एक्स्ट्रा काम कीजिए, कुछ जो है नया जो है एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कीजिए, वो तमाम चीज़ें। अगर नहीं, आपको सैलरी पे ही चलना है, क्योंकि आप जान लीजिए कि 45 साल के बाद जॉब जाने का खतरा मंडराने लगता है। 50 साल के बाद जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा किसी को नहीं मालूम। बिल्कुल। तो आपके पास 20 साल पहले का सोच होना चाहिए कि आप 20 साल में चीज़ें जो है अगर नहीं कर रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। नहीं तो इसीलिए जो है मिडिल क्लास जो है बेचारा पिसता रह जाता है, जो है शोषण होता रहता है उसका। तो क्योंकि आप अपने, और आपके पास ऐसा नहीं है आप धनी नहीं बन सकते हैं। बहुत लोग धनी बने, बहुतों धनी बने। 20 साल में कहानी पलट जाती है। 20 साल एक इतना बड़ा अहम है। 20 साल तो नौकरी करेंगे आप, 25 में है 45 तक तो नौकरी करेंगे। बिल्कुल। अगर आप इन्वेस्टमेंट का जर्नी अगर आप जारी रखें तो पूरी की पूरी कहानी पलट जाती है। लेकिन आपको शुरू में हम ये नहीं करें कि कंजूसी करें, आप घूमने भी जाइए, बजट होटल में रुक जाइए, कोई जरूरी नहीं है। बढ़िया खाना खाने के लिए जाते हैं, ठीक है, जो है 15 दिन में एक बार चले जाइए। हफ्ते में अगर एक दिन जाते हैं, एक कहीं डंडी मारिए। हाँ। और उसको देखिए, मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी मिला, उसकी कहानी जरूर बताएंगे। उनका नाम कौशिक है। आज वो जर्मनी में रहते हैं, फ्रैंकफर्ट में। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी। उनके पास इस वक्त
जो है जी हाँ, BMW, मर्सिडीज और एक परफ्यूम बनाने वाला है जर्मन का, जो है उसके बगल में उसका घर है। उस घर की लागत आज 4,000 करोड़ के आसपास है। मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा, अभी मेरे पास आया हुआ था, तो उसकी कहानी हम बता रहे हैं। उसने iPhone 1 खरीदा जो है 2007 में, फर्स्ट iPhone लॉन्च हुआ। iPhone खरीदा उसने, और iPhone का जितना पैसा लगा उसमें iPhone का उसने एप्पल का शेयर्स खरीद लिया। उसके बाद से वो बता रहा था कि हम लोग खाना खाने के लिए जाते थे, जो है हर हफ्ते जाते थे, तो एक हफ्ता 3 हफ्ता स्किप कर दिया, कभी 2 हफ्ता कर दिया, तो 2 हफ्ता में क्या करते थे, उसी में जो है एप्पल का शेयर्स खरीद लिया करते थे कि आज लंच नहीं किया, डिनर करना था, जो है जो भी है इतने पैसे का था, तो उस पैसे का जाकर उसने शेयर खरीद लिया। सेम कंडीशन उसने एनवीडिया का किया। एनवीडिया पे भी वही काम करने लगा वो, कि जैसे वो गया, उसने बोला कि हम लोग बाहर घूमने के लिए गए हुए थे, हमने जो है बजट होटल ले लिया। होटल मान लीजिए कि 5,000 रुपये का था, तो उसने 2,000 ले लिया। बोला एंजॉय तो वैसे ही किया, जो है उसको घुमा फिरा, उसको ले लिया। तो उसके बाद से ये हो गया। और उसने मुझे बताया कि आईफोन और एनवीडिया का शेयर जो है उसके पास आज 500 करोड़ का है। तो आप ये सोचिए कि वो आदमी, और वो बिहार के छोटे से गांव से है, बुझे ना, बहुत ही छोटे से गांव से, और वहाँ से उस आदमी ने आज जो है सिर्फ एक सोच के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए, बाद में किस्मत भी साथ दिया, उसने एक फैक्ट्री कंपनी बना ली और ये वो करके जो भी कर दिया। लेकिन उसकी कहानी मेरे को बड़ा ज़बरदस्त लगा कि जिस दिन आप फिजूल खर्ची कम किया, आप जाकर पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, कहानी पलट जाएगी। शानदार। अब थोड़ा मुझे अगर आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी समझाएं। मैं व्यूअर को बताऊं कि उत्पल सर के पास वैसे खुद भी नोएडा में भी प्रॉपर्टी है, गोवा में भी प्रॉपर्टी है, और भी बहुत प्रॉपर्टी उन्होंने बना रखी है। अब अगर मुझे भी ऐसी प्रॉपर्टी बनानी है, मेरे व्यूअर को भी ऐसी प्रॉपर्टी बनानी, ये तो आपने बोल दिया कि शुरू से ही 10% तो आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू रखना है। हर साल आपने कहा कि 10% बढ़ाते भी चले जाना है। 10% की जगह 20% अगर आप निवेश कर पा रहे हैं तो वो और अच्छा है, ये आप समझा चुके हैं। पर ये निवेश किस ढंग से किया जाए? क्या प्रॉपर्टी का निवेश सही निवेश होता है क्या, या म्यूचुअल फंड ही सही है? जैसा कि नारा भी है ना, म्यूचुअल फंड सही है, तो इसका सही निवेश का तरीका क्या है जो आंख बंद करके मैं अपना सकती हूँ? हालांकि मैं व्यूअर को यहाँ डिस्क्लेमर दे दूं कि आप किसी भी तरह से निवेश अगर कर रहे हैं तो पहले आपके जो वित्तीय सलाहकार हैं उनकी सलाह आप लीजिए, खुद आप R&D कीजिए। यहाँ बस हम उत्पल सर का स्टाइल आपको समझाने की कोशिश करें कि ये भी एक तरीका है। बताएं सर। देखिए, पहला आपको फर्स्ट जो है 5 साल कम से कम आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। फ्लैक्सी कैप रख लीजिए, 2 कंपनियों का ले लीजिए फ्लैक्सी कैप, उस पर रहिए, ज़्यादा जीवन में सरल रहना चाहिए, और रिटर्न वो आपको अच्छा खासा दे देता है। 5 साल के बाद आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। पहले एक तो हैबिट चेंज कीजिए आप अपनी, कि किसी ने दोस्त से पूछिए कि कोई शेयर बता दे, उसने बताया और जाके खरीद लिया, वो काम नहीं। उसके बाद से आपको शेयर का अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो जो है वो 20 शेयर से ज़्यादा का नहीं होगा। अच्छा। आपको निकालना है, 40 शेयर्स चुन रहे, मेहनत करना पड़ता है उसमें, और 20 शेयर से ज़्यादा का नहीं होगा। एक शेयर में 5% से ज़्यादा नहीं होना है, एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा नहीं होना है, एकदम रूल है। जैसे कि आपने मान लीजिए एनर्जी सेक्टर ले लिया आपने, तो 10% ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे ज़्यादा नहीं। और एनर्जी सेक्टर में अगर आपने 2 शेयर लिया तो 5-5%, 3 शेयर लिया तो 3-3% और 4%, है ना। उस तरीके से आपको 20 शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाना है। और 5 साल के बाद जब आप म्यूचुअल फंड पे लगा रहे हैं, उसको जारी रखिए। उसके बाद से 5 साल के बाद आपके पास पैसे बढ़ेंगे, बट नेचुरल सी बात है, तो उस पैसे को शेयर में आप इन्वेस्ट कीजिए, सिप के जरिए हर महीने खरीदिए। अब आप कहिएगा कि भाई 20 शेयर्स का पोर्टफोलियो हम एक महीने में कैसे खरीदेंगे? अगर हम 20,000 रुपये कर रहे हैं तो 1,000 रुपये कैसे? उसमें तो कोई शेयर 5,000 का भी है। हाँ। तो आप उसमें से उसको बांट लीजिए कि अगर 5,000 का तो एक शेयर आपने एक बार खरीद लिया, फिर 5 महीने तक उस शेयर को नहीं खरीदे आप। तो इस तरीके से आपको अपने पैसे का प्लानिंग करना है। दूसरी बात कि उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि शेयर्स में जो सिंपल सा बता देते हैं, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, कि 52 वीक लो, जो भी शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होना चाहिए, बहुत ही शानदार। और उसका आपको स्क्रीनर में जाके देख लेना चाहिए। 3 बातें देख लीजिए। एक तो पी उसका कितना है, जो पी जो है 25 के आसपास होता है, लेकिन जो बढ़िया कंपनी होती है, बहुत शानदार कंपनी से होती है, वो 50-60 का भी पी होता है। तो चलिए वो पी भी है, तो आपको उसका फिर रेवेन्यू देखना है कि रेवेन्यू किस तरीके का आ रहा है और प्रॉफिट इसको हो रहा है कि नहीं।
हर क्वार्टर वाइज उसका आपको चेक करना है। इस क्वार्टर का जैसे क्वार्टर 3 देख रहे हैं तो पिछले साल के क्वार्टर 3 से देखेंगे आप। तो उस तरीके से आप अपना जो है शेयर्स को आपने चुनाव कर लिया। अब उस शेयर्स में जब 52 वीक लो पे है वो, उसको आप जैसे ट्रेडिंग व्यू में लगाएंगे उसमें देख लेंगे 52 वीक लो लगाइएगा, एक 1 ईयर का वो दिख जाएगा। तो जब वो उस जगह पे पहुंचेगा उस जगह खरीदिए। तो क्या होगा कि आप सस्ते में शेयर को खरीद रहे हैं और लंबे समय के लिए बने रहिए। आएगा वहां पे वो शेयर हाँ, वापस? हर शेयर 52 वीक और लो मतलब 52 हफ्ते के अंदर, एक साल के अंदर उसने कब लो बनाया कब हाई बनाया। तो जो लो बनेगा उसका, तो लो के आसपास आप मतलब लो बन गया तो आपको कैसे पता चला? लो के बाद 1-2 दिन वेट कर लीजिए, देखिए कि वहाँ से वो ऊपर चढ़ने लगा। उसके बाद 1-2 दिन के बाद खरीद लीजिए। तो ये तो 52 वीक में तो हाई और लो तो बनना ही बनना है। तो उसमें आपको लो में खरीदना है, हाई में नहीं खरीदना है, नंबर 1। उसके बाद जाकर दूसरा कि फोमो का शिकार नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना कि लोग क्या करते हैं आम तौर पे 52 हाई में खरीदते हैं, 99% लोग 52 वीक हाई में खरीदते हैं, 1% लोग जो है 52 वीक लो में खरीदते हैं। क्योंकि 52 वीक लो में लगता है कि ये शेयर तो बर्बाद हो गया है, हाँ, ये तो खत्म हो गया अभी है, तो और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा। तो इसलिए 2-3 दिन के बाद जो ऊपर का ट्रेंड लेने लगे तो वो हो गया। हाँ। या उसमें आप RSI को भी लगा लीजिए, RSI होता है वो 30 से नीचे जाकर जैसे 30 से ऊपर चढ़े तो वहाँ ले लीजिए। अगर दोनों पॉइंट मिल गया तो आप खरीदारी कर लीजिए और उसको लंबे समय के लिए रहिए। शेयर्स में उठा पटक होता रहता है, उसको बेच बाच मत कीजिए, लंबे होराइजन का रखिए, तो वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। दूसरी बात कि घर खरीदने का जो अब सबसे बड़ा जो इसमें होता है कि हाउस, छत चाहिए। तो छत के लिए जो एवरेज है पूरे वर्ल्ड का वो 38 साल है कि 38 ईयर्स में लोग घर खरीदते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि पहला घर 38 में ही खरीदिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। पहले खरीदेंगे वो आपको पीछे लेके जाता है। आप बोलिएगा कि 38 में हम खरीदेंगे, भाई आप क्या कर रहे हैं, वो तो घर महंगा हो जाएगा। हाँ। जो है अभी 50 लाख का मिल रहा है उस समय 1 करोड़ का हो जाएगा। हाँ। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो जो 50 लाख का जो है जो आप इन्वेस्ट कर दिए हैं वो आपका 1.5 करोड़ हो जाएगा, वो आपका 2.25 करोड़ हो जाएगा। तो वो आपके घर से जो है प्लॉट नहीं, प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। हाँ। और घर। दूसरी बात की जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका होता है, अगर आप जब पैसे आपके पास ठीक ठाक हो गए, पहला तो आपको होगा कि आप शेयर म्यूचुअल फंड में गए, फिर शेयर में गए, उसके बाद जाकर उसके बाद घर खरीद लीजिए। अब छत की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, नहीं तो फिर घर में भी बोला जाएगा कि छत नहीं है, छत नहीं है। हाँ। तो छत खरीदिए। छत के बाद अगर आपके पास पैसा बचता है तो प्लॉट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि प्लॉट का जो रिटर्न होता है ना फ्लैट के रिटर्न से बहुत ज़बरदस्त होता है। फ्लैट का रिटर्न क्या होता है कि 12-14 साल तक रहता है, उसके बाद से उसमें डिप्रिसिएशन शुरू हो जाता है। वो आपको उस तरीके से देगा नहीं, अच्छे से अच्छे सोसाइटी का आप देख लेंगे। तो प्लॉट जो है, प्लॉट का इन्वेस्टमेंट बहुत शानदार होता है। और प्लॉट में भी आपको खरीदना कहाँ है? प्लॉट में देखिए आपके पास 20 टाउन में तो खरीद नहीं सकते, आपके पास उतने पैसे हैं नहीं। हाँ। तो प्लॉट में आप सोचिए कि ये टाउन कहाँ तक बढ़ सकता है। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूरी पे रोड किनारे प्लॉट खरीदिए, जिसको कोई नहीं पूछ रहा है। आप 20 साल 15 साल हो, 20 साल में कहानी पलट जाती है। 20 साल में वो आपको जो है, आपको एक प्लॉट में मेरे को 45 जो है नहीं, हाँ कितना, हाँ 90 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिला। 90 गुना? 90 गुना 20 साल में एक प्लॉट में। तो माय गॉड, कोई सोच भी नहीं सकता इतना। सोच भी नहीं सकता। तो हाँ। ये आप देख लीजिए। और दूसरा एक जो प्लॉट है अभी मेरा पड़ा हुआ है, वो आपका 210 गुना बढ़ चुका है। तो ये कितना पुराना वाला है? ये एक मैंने लिया है 2008 का लिया है, ये 210 गुना बढ़ चुका है। और एक मैंने जो है 2000 में लिया था, 90 गुना बढ़ चुका था, उसको मैंने निकाल दिया। फिर जो है ना 90 गुना बढ़ गया था, तो कोई किसी ने बोला 100 गुना हो जाने, बोला हटाओ यार। हाँ। निकाल दो। तो वो तो प्लॉट में क्या होता है कि दूर में लीजिए। दूर में आप जैसे इंदिरापुरम में मैं जब प्लॉट लिया था 2000 में। हाँ। तो उस समय कोई यहाँ आना नहीं चाहते थे। आज तक मैं नौकरी करता था, तो मेरे साथ जो आया था उसने वापस कर दिया प्लॉट। लेकिन मैंने बोला नहीं, इंदिरापुरम एक दिन बहुत जो है ज़बरदस्त प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो उस तरीके से उसमें आपको दूर दराज करना है। तो दूर दराज करेंगे तो क्या होगा कि 20 साल में बड़ा वो जो है मल्टीबेगर हो जाता है। तो ये चीज़ होता है। और ये चाहे टियर 2 सिटी है, टियर 3 है, कहीं पे भी हमें बस ये अनुमान लगाना है कि शहर का विस्तार हाँ, कितना होगा। और एक चीज़ जो देखा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होगा इस समय वो एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड रोड किनारे आपको सस्ते दामों में मिल जाएगा।
और उसको अगर आप संभाल सकते हैं तो, चूँकि वहाँ तमाम इशू भी होता है, तो वो चीज़ जो है वो आने वाला समय, मतलब हम आने वाला मतलब जो इस समय जो सुन रहे हैं उसको 15-20 साल आगे की बात बता रहे हैं, तो उस समय वो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा। एग्रीकल्चर लैंड जो है मतलब माइंड ब्लोइंग होगा, क्योंकि आपको मिलेगा वो सस्ते दामों में और जो है रिटर्न उसका बहुत बेहतरीन होगा। तो इस तरीके से अगर आप टाउन के अंदर खरीदेंगे तो ठीक है, अब अगर आपके पास उतना पैसा है तो खरीद लीजिए, ठीक बात। लेकिन वहाँ जो है फंस भी जाते हैं बहुत लोग, जो है उस तरीके से एप्रिसिएशन भी नहीं होता है। अगर कोई दुकान उकान है तो अलग बात है, लेकिन तो एप्रिसिएशन होता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो 38 साल की उम्र में पहला घर लेना है, पहले तो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आप 38 साल के पहले ले चुके हो या 38 में ही आपने लिया या आप प्लान कर रहे हो, एज आपकी क्या है वो मुझे पहले तो कमेंट करके बताओ। और दूसरा, ये जो प्लॉट में निवेश की आपने बात की, ये तो फिर उसके बाद ही लेना होगा 38 के बाद, जब आपने घर ले लिया, होम लोन ले लिया, ईएमआई जानी शुरू हो गई, तो प्लॉट वाला निवेश इसके बाद का है? नहीं, प्लॉट आप पहले भी कर सकते हैं जब भी। देखिए मैंने जो अपना घर लिया था पहला, वो 38 साल की उम्र में लिया था पूरे, और उसके पहले मैं 4 से 5 प्लॉट खरीद चुका था। अब मेरे पास फुल कैपेसिटी था घर खरीदने का, लेकिन मैंने खरीदा नहीं। क्यों? मैंने किराए पे रहा, और जो है चूंकि वो इन्वेस्टमेंट था नहीं ना, वो तो जो है मतलब उसमें रहना है आपको, तो वो तो आप अपने जिस घर में रह रहे हैं वो आपका कैपिटल है ही नहीं। उसको जो लोग जोड़ते हैं ना कि अच्छा मेरे पास जो है नेटवर्थ इतने का आदमी इतने आ में गया, हो वो गया, अपने घर को जोड़ लेते हैं। तो घर को नहीं जोड़ना है, इतना मोटा आसामी में हो चुका हूं। हाँ, तो घर थोड़ा बेच कर जाओगे। ठीक बात। तो ये घर बेच के जाओगे तो फिर दूसरे घर पे जाओगे, छोटे घर पे जाओगे, जो भी चीज़ें होता है वो मजबूरी में आदमी करता है। तो घर को आपको जोड़ना ही नहीं है। तो अगर आपके पास आ रहा है, अब ठीक 38 साल में खरीदिए, क्योंकि जब मैं 38 साल का हो गया, केक काटा, अगले दिन घर खरीदा मैं। क्या बात है। तो ये चीज़ आपको ज़िंदगी में रखना पड़ेगा, तभी पैसा बनता है।